हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारे 6 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, तो इसको मैंने ट्राई किया है कि जितना शॉर्ट में हो सके उतना मैं डिस्क्राइब कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को डिस्कस करने से पहले हम एक काम करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 की, वो 24 जुलाई 1968 को इसकी घोषणा हुई थी। और ध्यान रहे, स्वतंत्र भारत की यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। कोठारी आयोग यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है अपनी पुरानी वीडियोस में, 1966 में अपनी सिफारिश दी थी। तो उसी के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू हुई थी। ठीक है ना। इसके कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए आप, इसको ध्यान में रखने के कि इन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। ओके। इसके अलावा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य इन्होंने रखा। शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया इन्होंने। उसके अलावा प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहन दिया। और शिक्षा पर केंद्रीय बजट 6% तक व्यय करना इन्होंने रखा, जो कि वैसे भी भारतीय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी, कोठारी आयोग ने। और इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की। त्रिभाषा सूत्र का मतलब यह है कि 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में, हिंदी में और अंग्रेजी में। ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मई 1986 में प्रकाशित हुई थी। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। यह पहली ऐसी नीति थी जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले 1968 की जो नीतियां थी उसमें काफ़ी खामियां थी, उसमें काफ़ी कमियां थी। तो उस नीति में ये लक्ष्य तो दिए गए थे, लेकिन उन लक्ष्यों को पूरा कैसे किया जाएगा या किस तरीके से हम अपनी कार्य योजना करेंगे, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया था। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी, यह पहली नीति थी जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई थी। ठीक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, नीति के दस्तावेज में कुल 12 भाग हैं। ठीक है ना। अब इन 12 भागों में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबे चौड़े भाग हैं। इनमें अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में नैरेटिव बना के डिस्क्राइब करने की कोशिश की, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें पहला भाग है, उसका नाम है प्रस्तावना यानी भूमिका। ठीक है ना। तो भूमिका में ये लिखा गया है कि भाई, राष्ट्र में आर्थिक एवं तकनीकी विकास और लोकतंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु और जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ सभी वर्गों पे पहुंचाने हेतु सरकार को नई शिक्षा नीति को तैयार करना चाहिए और उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। इस तरीके की इसकी भूमिका है। ओके, यानी इसकी प्रस्तावना है। इसके बाद जो अगला है, सेकंड भाग है, उसका नाम है शिक्षा का सार। देखिए, शिक्षा का सार यानी भूमिका में इन्होंने बताया है कि शिक्षा किस तरीके से प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, किस तरह से शिक्षा से मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, लोकतंत्र के गुणों का विकास होता है। ठीक है ना। शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र के लक्ष्य समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके। और इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यानी इन्होंने बताया है कि शिक्षा से मनुष्य क्या क्या कर सकता है और उसके क्या क्या अधिकार हैं। ओके। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से तात्पर्य है संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये है, संपूर्ण देश में 10+2+3 का ढांचा। ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे देश में
10+2+3 का ढांचा होगा। देखिए 10 वर्षीय शिक्षा जो होती है उसमें 5 वर्ष की, यानी अगर हम 10 की बात करें तो उसमें 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा होगी, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा। तो यानी 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया 10। तो 10 वर्षीय शिक्षा में 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा होगी, 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक और 2 वर्षीय हाई स्कूल। अब +2 की बात करें तो वो इंटरमीडिएट शिक्षा है और +3 की बात करें तो स्नातक शिक्षा है। ओके, तो यहां पर तक कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों समानता के लिए शिक्षा। समानता का शिक्षा का मतलब ये है कि भाई देखिए सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर मिले, उनमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो देखिए इसमें कैसे कैसे भाई असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराएं, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। शिक्षण संस्थाओं में महिला विकास के कार्यक्रम शुरू किए जाएं, निर्धन परिवार के बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा। ओके, इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति तथा छात्रावासों के लिए व्यवस्था, ठीक। अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुधार का अगर विस्तार करना है तो उनसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए। ओके, तो ये थे आपके समानता के लिए शिक्षा के पॉइंट्स। अब इसके बाद आता है देखिए विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। क्या क्या स्तर हैं, जैसे आप प्राथमिक शिक्षा की बात की जाती है, माध्यमिक शिक्षा की बात करती है और उच्च शिक्षा की बात करी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, ठीक। शिशु की देखभाल करने वाली जो संस्थाएं हैं और शिक्षा के केंद्र हैं वो पूरी तरह से बाल केंद्रित होने चाहिए। ओके, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 14 वर्ष तक सभी बच्चों का प्रवेश तथा विद्यालय में रुके रहना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शारीरिक दंड ना दिया जाए, इस तरह के प्रावधान किए जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कि इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट की योजना को लागू किया जाए। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट यानी की संस्तुति कहाँ की गई थी, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा की गई थी और ये 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्य में आया। ओके, इसके बाद माध्यमिक स्तर पर विशेष योग्यता वाले बालकों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है गति निर्धारक विद्यालय, इनकी स्थापना भी माध्यमिक स्तर पे जो विशेष योग्यता वाले बालक हैं उनके लिए इस तरह के विद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव इसमें दिया गया। ओके, ऐसी नीति बनाई गई। अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षण संस्थान में समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षा परिषद बनाई जाए। ओके, शिक्षण विधियों को बदलने का प्रयास, जो टीचिंग जो हमारी टेक्निक्स है उनको चेंज किया जाए, अनुसंधान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना। पर दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इग्नू की। ओके, इग्नू के बारे में सभी को पता है, ठीक। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात चल रही है, तो वो भी कहां से आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रकाश में आया है। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय वर्तमान एवं भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। ग्रामीण लोगों में महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था। कहने का मतलब है कि भाई जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी तकनीकी शिक्षा दी जाए, महिलाओं को भी तकनीकी शिक्षा दी जाए, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं या विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान किया गया था। ओके, इसके अलावा दोस्तों तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के कार्यक्रम हैं, पॉलिटेक्निक विद्यालय हैं, उसको प्रोत्साहित और मार्गदर्शन की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन। ओके, अब शिक्षा व्यवस्था को क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इसके लिए सभी, हम कह सकते हैं सभी अध्यापकों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। ओके, अब अध्यापकों के लिए उत्तरदायित्व होगा, छात्रों के लिए सही आचरण पर बल दिया जाएगा, तभी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका क्रियान्वयन हो पाएगा सही तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दी जाए तथा राज्य स्तर पर किए गए मानकों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि शिक्षण संस्थाओं को अधिक से अधिक आप सुविधाएं दो और राज्य स्तर पर जो भी स्टैंडर्ड राज्यों ने तय किए हैं उनके आधार पर शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाए।
अगला जो भाग है 8वें नंबर का, वो है शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नई मोड़ देना। ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है कि भाई शिक्षा की जो विषय वस्तु है और शिक्षा जो हमारा देने का तरीका है उसको एक तरीके से नया मोड़ देना, मतलब एक तरीके से उसको थोड़ा चेंज करना। ठीक है ना, तो कैसे होगा? जैसे सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करें, प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें कि भाई शिक्षा का पाठ्यक्रम चेंज हो, शिक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए, पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों तक आसानी से पहुंचाने, रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएं। ठीक है ना, यानी पुस्तकों की क्वालिटी आप सुधारो, ठीक है, वो छात्रों तक आसानी से पहुंचे, और रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को आप प्रोत्साहित करो, तभी तो आपकी शिक्षा का की जो प्रक्रिया उसको वो चेंज हो पाएगी, है ना। इसके अलावा पुस्तकालयों में सुधार किए जाएं, नए पुस्तकालयों की स्थापना की जाए, ठीक है ना, सूचना के प्रसारण में कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता की जाए, मूल्यों का विकास किया जाए, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तो इस टाइप के पॉइंट्स हैं बड़े हैवी हैवी लगते हैं, लेकिन आप बहुत इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है ना, अब वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, ठीक है ना, जिससे इसके लिए विद्यालयों में उचित व्यवस्था की जाए। ठीक, गणित कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप समझिए कि गणित से आपका क्या होता है, विश्लेषण और तार्किक तालमेल का प्रशिक्षण होता है। ठीक है ना, गणित जो पढ़ता है तो उनको विश्लेषण करने की क्षमता उनकी अच्छी होती है, उनकी तार्किक क्षमता अच्छी होती है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि विश्लेषण और तार्किक तालमेल में के प्रशिक्षण का साधन समझा जाए। ठीक है ना, विज्ञान शिक्षा द्वारा बालकों में जिज्ञासा, क्रिएटिविटी, वस्तुनिष्ठता आदि योग्यताओं का भी विकास किया जाए। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों अध्यापक की यानी शिक्षक की। तो शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया जाए ताकि प्रतिभाशाली व योग्य व्यक्ति इस नौकरी की ओर आकर्षित हो सके। इसके अलावा संपूर्ण देश में एक समान वेतन दिया जाए और सेवा शर्तों के प्रयास किए जाए। कहने का मतलब है कि पूरे देश में एक समान वेतन हो, एक समान सेवा शर्तों के प्रयास रहें। ठीक है ना, अध्यापक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। ठीक है ना, और अध्यापकों में रचनात्मक सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित किया जाए और उनको परिस्थितियों के अनुसार तैयार करने हेतु सरकार द्वारा समुचित प्रयास किया जाए। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दोस्तों शिक्षा का प्रबंध। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप शिक्षा का प्रबंध किस यानी शिक्षा का मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई शिक्षा की योजना और एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को इन्होंने प्राथमिकता दी। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि भाई दीर्घकालीन योजनाएं बनाएं, विकेंद्रीकरण करें, शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता की भावना का विकास करें। ठीक है ना, ओके, इसके अलावा योजना प्रबंध में महिलाओं की भागीदारी करें। ठीक है ना, यानी प्लानिंग हो गया और मैनेजमेंट हो गया, इसमें महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की जाए। ठीक, इसके अलावा एक ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैंने हाईलाइटेड किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पे प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पे जिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। तो ये शिक्षा से संबंधित प्रबंध थे। इसके बाद बारी आती है दोस्तों संसाधन और समीक्षा की। तो शिक्षा नीति को लागू करने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। तो प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि की व्यवस्था दान, उपहार और शुल्क से करने की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है ना, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा कि भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना से शिक्षा में राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक निवेश किया जाएगा। ओके, और प्रत्येक 5 वर्ष बाद शिक्षा नीति की समीक्षा की जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। बात आती है दोस्तों शिक्षा के भविष्य की, जो इसका 12वां अध्याय है। तो उसमें इन्होंने बोला था कि भाई भविष्य में हम चाहेंगे कि 100% साक्षरता का लक्ष्य। ओके, कहने का मतलब है कि हमारे देश के 100% लोग साक्षर हों और देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे। बात देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मूल पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर ये 14 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि हमें एक तरीके से पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताते हैं। तो आप इसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या था, पहला पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना, पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य। ओके, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय को रोकना। ठीक, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक, इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण पर उनको बल दिया गया, अल्प शिक्षकों की शिक्षा पर
शिक्षा पर गुणात्मक और सामाजिक की दृष्टि से विशेष ध्यान। ओके, इसके अलावा विकलांगों की शिक्षा पर विशेष प्रयास। अभी जैसे हमने बात करी गति निर्धारक विद्यालय प्रतिभाशाली बच्चों के विकास हेतु। इसके अलावा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना। ठीक, कार्य अनुभव को लेकर प्रत्येक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य। ठीक, प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। ठीक, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधा प्रदान करना। ठीक, शिक्षा के द्वारा मूल्यों का विकास करना, गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था करना। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करना, लेखन को प्रोत्साहन, पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था। ठीक है, अलावा दोस्तों इसमें शिक्षक की योग्यता, वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता के आधार पर ज्ञान देने पर बल दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन भी हुआ था, वो 1992 में हुआ था। इसके भी कुछ पॉइंट्स है, इसमें हम ध्यान में रख लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए देश में जितने भी व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा का आयोजित करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक कॉमन एग्जाम कराइए पूरे अखिल भारतीय आधार पर। ठीक है ना, किसमें प्रवेश के लिए? व्यवसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आपको एक आम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना था। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं JEE, ओके, JEE, और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी AIEEE और राज्य स्तर हेतु SLEEE का गठन किया। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जैसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है JEE का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा AIEEE यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसी तरह से राज्य स्तर हेतु SLEEE यानी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो दोस्तों ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस स्लाइड्स की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पर जाके इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।